नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचे जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। सोनीपत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की शिकायतों को सुना। जनसंवाद कार्यक्रम के लिए विभाग द्वारा पहले ही 203 शिकायतें रजिस्टर की गई थी और वहीं तत्काल में 200 शिकायतें भी पहुंची, जहां पर मुख्यमंत्री ने 403 शिकायतों की सुनवाई की और साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा संदेश भी मुख्यमंत्री ने दिया। जन संवाद यानी जनता से संवाद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस कार्यक्रम की चौतरफा तारीफ हो रही है। वजह है जनता अपने मुख्यमंत्री से रूबरू हो पाती है और सीधे अपनी समस्याओं से अवगत करवा पाती है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोनीपत पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याओं को सुना और उनका निवारण भी किया। जनसंवाद कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल रूबरू हुए। मुख्यमंत्री ने ये बताया कि जिले के अनुसार जनसंवाद के कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं और चौथे जिले के रूप में सोनीपत में जनसंवाद किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये बताया कि 8 दिन पहले जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर प्रशासन को अवगत करवा दिया जाता है और लोगों की शिकायतों का पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा लिया जाता है। आज 203 शिकायतें सोनीपत में पहले से रजिस्टर की गई थी और 200 शिकायतें बाद में ओपन मंच से मुख्यमंत्री ने सुनी। सभी 403 शिकायतों को 4 अलग अलग जोन में बांटकर निपटारा करने की कोशिश की गई। साथ ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी उमाशंकर, आईजी ममता सिंह समेत अधिकारियों ने 3 जगह शिकायतें सुनी। अधिकारियों ने समस्याओं के निदान करने के लिए 1 सप्ताह से लेकर के 2 महीने तक का समय मांगा है। सारा डेटा और जानकारी कमिश्नर ने अपने पास ले लिया है। जैसा मैं बताया कि जिलानुसार जन संवाद के कार्यक्रम ये मैंने शुरू किए हैं। आज ये नंबर में चौथा ये जिला था। इससे पहले मैं सिरसा, रोहतक, फरीदाबाद और आज सोनीपत का जन संवाद कार्यक्रम किया है। स्वाभाविक है कि पिछले लंबे समय से कोविड के कारण से फील्ड में जो गतिविधि कम थी और कामों में भी कहीं ना कहीं शिकायतें जो लगातार हमारे पास आ रही थी, उसी में से ये जनसंवाद के कार्यक्रम शुरू किए। 8 दिन पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन को बताते हैं तो कुछ जो कंप्लेंट्स होती हैं, ग्रीवेंसेस होती हैं, उनको रजिस्ट्रेशन उनका किया जाता है। तो आज भी यहाँ 203 ग्रीवेंसेस पहले से रजिस्ट्रेशन की गई थी और लगभग इतनी ही 200 के आसपास जो पहले रजिस्टर नहीं थी, आज ही मौके पर सब लोग आए। इनको सबको 4 हिस्सों में हमने बैठा करके अलग अलग जगह अधिकारी बैठे हैं। हमारी जो आईजी इस रेंज की हैं मैडम ममता सिंह, वो बैठी थी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो सीएमओ पे काम करते हैं उमाशंकर जी, वो भी थे। हमारे डिविजनल कमिश्नर थे और एक जगह मैंने स्वयं सुनी है। तो ऐसे लगभग 400 कंप्लेंट्स। कुछ कंप्लेंट्स ऐसी भी हैं जो जिला स्तर की थी, डीसी लेवल की, एसपी लेवल की या नीचे विभागों में जो भी हमारे लोग हैं उन्होंने हाथों हाथ भी उनको हल किया है। बहुत सी ऐसी हैं जिनको डिपार्टमेंट ने अपने जिम्मे ले लिया है कि किसका 7 दिन का समय लिया है, किसी ने 1 महीने का लिया है, किसी ने 2 महीने का लिया है। जैसी जैसी कठिनाइयाँ समस्याएं के वैसे हैं उसके टाइमलाइंस तय कर दिए हैं और उसके सारा रिकॉर्ड जो है उसका डाटा ये डिप्टी कमिश्नर साहब ने सारा अपने पास लिख लिया है। उसकी सारी जानकारियाँ वो समय पर लेंगे और मुझे भी वो सारी रिपोर्ट देंगे। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बार फिर से भ्रष्टाचार को लेकर कड़ा संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एडीसी कार्यालय के सहायक ने रिश्वत के पैसे को ऊपरी स्तर तक पहुंचाने का जिक्र करते हुए पीड़ित से रिश्वत की मांग की थी और उसी के तहत उसे सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड एडीसी कार्यालय सहायक चंडीगढ़ में अपनी हाजिरी देगा और मामले में जांच करवाई जाएगी।
साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि बिल्डरों के खिलाफ प्लॉट होल्डर्स की शिकायत को गंभीरता से लिया गया है। विभाग के साथ बैठकर बिल्डरों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। कंज्यूमर को वादे के अनुसार ठीक समय पर लाभ नहीं मिला तो बिल्डर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो व्यक्ति ने एक असिस्टेंट जो माइनिंग के थे उनके ऊपर एक आरोप लगाया गया कि उसने पैसों की मांग की है, और पैसों की मांग की है तो साथ में ये भी कहा है कि ये पैसे बहुत ऊपर तक दिए जाते हैं। तो इस प्रकार की सीधी कंप्लेंट जो मिली, हमने उसको सस्पेंड किया है और उसको तुरंत उसकी हाजिरी जो है चंडीगढ़ में डिपार्टमेंट के सामने लगेगी। फिर मुझे ब्रीफ करेंगे कि उसमें कितनी सत्यता है कितनी नहीं है, उसके बाद उसकी जो फाइनल कार्रवाई है तो उसके बाद की जाएगी। इसी प्रकार जो लोगों की ढिलाई थी उनको वार्न भी किया है कि समय पर इन चीज़ों को पूरा करें। अगर समय पर नहीं किया गया तो अभी तो नहीं, लेकिन उस समय के बीतने के बाद उनके खिलाफ फिर से कार्रवाई की जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई अधिकारी और कर्मचारी अब कोई ढिलाई बरतेगा वो सहन नहीं होगी। विद इन टाइम सबको अपने काम करने पड़ेंगे। जो काम यहाँ के उनके दायरे में नहीं आते हैं, मानो स्टेट लेवल पर डिपार्टमेंट में, डायरेक्टरेट में सरकार के साथ जिनका संबंध है, उनको तुरंत यहाँ से बिना विलंब के और वो भेजें, ताकि वहाँ से हम उनको क्लियर करा के भेजेंगे। बिल्डर्स की शिकायतें भी कुछ यहाँ मिली हैं। तो जितने भी प्लॉट होल्डर्स हैं या फ्लैट ओनर्स हैं, उनकी शिकायतें थी, उनको भी गंभीरता से हमने लिया है। तो ऐसे सब बिल्डर्स की जो शिकायतें हमारे पास आई हैं, इसका डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके, टाउन कंट्री प्लानिंग के साथ बातचीत करके उनको भी सख्ती से डील किया जाएगा। अगर कोई ढिलाई बरतेंगे, कंज्यूमर को अगर यानी ठीक समय पर उसको लाभ पूरा नहीं मिला, तो उन बिल्डर्स के खिलाफ भी यथायोग्य कार्रवाई की जाएगी। सर, किस बैंक का क्या गबन का मामला था? आज मुख्यमंत्री के सामने जो है एक व्यक्ति ने जो है मामला उजागर किया था, तो अब उसमें किस प्रकार से आपकी तरफ से कार्रवाई की गई? हमारे पास करीब 8 महीना पहले राम कुमार दैया जी शिकायत करता थे, जो बैंक के रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उनकी तरफ से शिकायत आई और हमने उस पर कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ रुपए के करीब के सरचार्ज ऑर्डर पास किए हैं, जिसमें से 121 खाते आइडेंटिफाई हुए हैं जिनमें गबन का पैसा गया हुआ था। 65 के करीब खाता धारक थे और उसमें से लगभग 1 करोड़ 65 लाख रुपए हमारे पास रिकवरी आ चुकी है अलग अलग खातों से। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की तरफ से आदेश हुए हैं, तो जीएम साहब जैसे ही हमारे पास सरचार्ज केस भेजेंगे, उस पर हम एग्जीक्यूशन करके और खातों की अटैचमेंट की और प्रॉपर्टी की कुर्की की तैयारी करते हैं। 1 महीने के अंदर इसका निपटान प्राथमिकता के आधार पर करते हैं। ये अभी तक टोटल कितना अमाउंट जो गबन का मामला सामने आया था, कहाँ से आया था, किस किस ब्रांच से आया था? ये इसमें मुख्य तौर पर मुरथल ब्रांच और हेड ऑफिस ब्रांच थी, और जिसमें से पैसों की रिकवरी हेड ऑफिस ब्रांच की तो लगभग हो चुकी है, मुरथल ब्रांच से पैसों की रिकवरी जारी है। कितने लोग थे जिन्होंने इस प्रकार से, किस तरीके से फर्जीवाड़ा किया गया था? जो सरचार्ज ऑर्डर पास हुए हैं उसमें तो 65 खाता धारक आइडेंटिफाई हुए हैं और 16 लोगों की इसमें FIR दर्ज है। इन लोगों के खातों में पैसा गया था? इन लोगों के अलावा इनके जो रिलेटिव थे और जो नियर एंड डियर थे, उन सबके खातों में पैसा गया हुआ है। सर, किस प्रकार से इन्होंने फर्जी दस्तावेज लगाए, किस प्रकार? फर्जी दस्तावेज इन्होंने लगाए हैं, फर्जी ID यूज़ की हैं, और ID के अलावा इन्होंने जो फाइलें लोन के लिए आई थी इनके पास, उनका दुरुपयोग इन्होंने किया है। तो इसमें मुख्य जो आरोपी है वो कौन था और अभी वो कहाँ है? अभी स्टेट विजिलेंस की जांच चल रही है और जैसे ही वहाँ से 16 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज है, मैंने आपको बताया। तो जैसे ही वहाँ से रिपोर्ट आएगी तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। इकोनॉमिक सेल सोनीपत जो पुलिस की है वो भी इस मामले में जांच कर रही है। मुख्य आरोपी कौन रहा इसमें शुरुआती तौर पर? जो अभी तो पुलिस की जो जाँच होगी उसमें क्लियर होगा। FIR 16 लोगों के खिलाफ दर्ज है। कौन सी शिकायत लेकर पहुंचे थे मुख्यमंत्री के सामने और किस प्रकार से? सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में शिकायत लेकर पहुंचा था, जिसमें 7 करोड़ 4 लाख का गबन प्रूफ हो चुका है, रोज भी ज़्यादा है। किसने किया था ये मुरथल के ब्रांच मैनेजर ने करीब 2,78,000, 2 करोड़ 78 लाख, सब्जी मंडी में 68 लाख और सोनीपत में 95 लाख का गबन ये हुआ। इसमें ताज्जुब ये होगा, सब्जी मंडी वाले ब्रांच मैनेजर ने 17 फाइलें, को बैंक ने जो इंक्वायरी करी उसको फाइल नहीं दिखाई दी और आज तक वो बैंक का रिकॉर्ड GMO को इनको नहीं दिया, वो सस्पेंड हो चुका है। और इसके अलावा तमाम बैंक के स्टाफ ने उनको ये लिख कर दे दिया कि भाई सारी फाइल इसके पास है। मेरे ज़मीन के साइड से मिट्टी उठा ली गई, 5-6 फुट
अच्छा। और वो रूल के अनुसार 5 ही 6 फुट मिट्टी रहनी चाहिए। अच्छा। लेकिन वो नहीं छोड़ी। 3 महीने से कोशिश कर रहे हैं, माइनिंग रिपोर्ट करते रहे। अच्छा जी। लास्टली शब्द जो ठेकेदार ने और माइनिंग अफसर ने बोले, वो ये बोले कि कहीं रिपोर्ट कर दो, सब जगह पैसा जाता है। अच्छा। लास्टली मैं रिपोर्ट करी, एडीसी ऑफिस में एप्लीकेशन दी। अच्छा। एप्लीकेशन दी तो यहाँ मिश्रा जी मिले, उनके पास मेरी एप्लीकेशन रखी। अच्छा जी। बोले आप लिए एप्लीकेशन यहीं रखी है और आप कहीं भी रिपोर्ट कर लो, सीएम तक पीएम सबको पैसा जाता है, कहीं धक्के खा लो, कोई फायदा नहीं। मैंने वही ज्यों की त्यों लिख के यहाँ दे दी। और इनकी मिट्टी खेत के साइड से ये अगवानपुर की सीम पर है। मिट्टी उन्होंने अपनी उठवाई ना, कि रूल ये कहता है कि जितनी मिट्टी उठवाओ उतनी ही फुट छोड़नी पड़ेगी, लेकिन वो नहीं छोड़ती। कार्रवाई सीएम साहब ने ये की, उनको सस्पेंड किया जाएगा। अच्छा, मिश्रा को देखो किस किस को होते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस प्रयास के कारण आज जनता की समस्याओं की सुनवाई भी होती है और समाधान भी। ऐसे में चाहे वो जनसंवाद कार्यक्रम हो या कष्ट निवारण समिति की बैठक और जनता दरबार, जनता सीधे अपने जनप्रतिनिधियों से रूबरू होती है, जिसका फायदा भी सीधे तौर पर उन्हें मिल पाता है। वहीं यमुनानगर और गुरुग्राम में ग्रीवेंस कमेटी की मासिक बैठक हुई और गुरुग्राम में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोगों की समस्याओं को सुना, तो वहीं यमुनानगर में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने लोगों की समस्याओं का निपटारा मौके पर ही किया। साथ ही अधिकारियों को भी सख्त दिशा निर्देश दिए गए। हरियाणा की मनोहर सरकार जनता की समस्याओं के समाधान और निपटारे के लिए गंभीरता से काम कर रही है और इसीलिए प्रशासनिक स्तर से लेकर शासन स्तर तक समय समय पर जनता की सुनवाई के लिए जनता दरबार और कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने गुरुग्राम में ग्रीवेंस कमेटी की दूसरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए कुल 16 शिकायतों को सुना। इनमें से 13 शिकायतों का मौके पर समाधान किया गया, जबकि 3 समस्याओं को अगली बैठक के लिए छोड़ दिया गया। इन 13 शिकायतों में ज्यादातर शिकायतें बिजली, नगर निगम और पुलिस विभाग से जुड़ी हुई थी। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि बिजली पानी की शिकायतों का अधिकारियों को ही निपटारा करना चाहिए और ग्रीवेंस की बैठक में अगर इस तरह की शिकायतें आती हैं तो कहीं न कहीं अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल उठते हैं। गुरुग्राम की ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में जेपी दलाल ने 13 शिकायतों का मौके पर निपटारा तो किया ही, साथ ही अधिकारियों को भी साफ दिशा निर्देश दिए कि अगर इस तरह की शिकायतें ग्रीवेंस बैठक में पहुंचती हैं तो ये अधिकारियों पर भी भारी पड़ सकता है। आज मैंने गुरुग्राम में ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग ली, जिसमें एजेंडा में 16 शिकायतें थी। 16 में से 13 शिकायतों का हमने निवारण कर दिया। 3 को अधिकारियों को डायरेक्शन दे करके पेंडिंग रखा है, वो अगली मीटिंग तक अधिकारियों को आया कि उसका समाधान करें। और एक हमने नया आदेश किया है कि जिस दिन भी मीटिंग हो, पब्लिक का कोई भी आदमी उस दिन अगर कोई एप्लीकेशन लेके आना चाहता है तो हमारी कोशिश होगी कि उसको मीटिंग में हम रखें, ताकि ज़्यादा वाइडर लोगों को इसमें पार्टिसिपेशन हो, आम जनता को पता चले कि उसकी शिकायतों का यहाँ समाधान हो गया। जब तो अब टोटल पिछले वाली मिला के पिछली बार हमने छोटी थी 5 पेंडिंग, उनमें से 11 नहीं ली थी, 16 में से 13 का समाधान हो गया, 3 नई वाली में से पेंडिंग। और अधिकारी जो है यहाँ पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, जो भी शिकायत आती है उसका निवारण करने की कोशिश होती है। और मेरा अधिकारियों को यही कहना है कि ऐसी नौबत ना आए कि लोगों को इस कमेटी के पास शिकायत लेके आना पड़े। अधिकारी अपने लेवल पर ही जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे तो लोगों को यहाँ नहीं आना पड़ेगा। अगर यहाँ ज़्यादा शिकायत आते हैं तो इसका मतलब ये है कि अधिकारी जो है संवेदनशील नहीं है। कोई ऐसी शिकायत आई सर जहाँ पर लापरवाही मिली है अधिकारियों की? वो तो वजह होती है, लापरवाही कहे या कोई दूसरी वजह कहे,
जब यहाँ पर कोई चीज़ आती है तो वो उपभोक्ता को दिक्कत होती है, आम जनता को दिक्कत होती है, तभी यहाँ लेके आता है। और हमारे पास आने से पहले आमतौर पर वो अधिकारियों के पास गया होता है, वहाँ उसका समाधान नहीं होता, तभी यहाँ आता है। लेकिन इस तरह की कोई चीज़ अधिकारी में कोई मिलेगी हमारी जानकारी में, जानबूझ की कोताही बढ़ती है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस दौरान जेपी दलाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए गुजरात में विधानसभा चुनाव के परिणामों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से गुजरात में 27 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी अगर बीजेपी को जीत मिलती है तो ये जीत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और बीजेपी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जीत के साथ साथ गुजरात की जनता की जीत है। हमारी जहाँ भी हमारी चुनाव है, गुजरात में तो पिछले 7वीं बार का चुनाव है, दिल्ली एमसीडी में भी हमारा 15 साल तक हमारी शासन के बाद फिर थोड़े से वोट से हम पीछे रहे हैं। और हिमाचल में हमेशा पिछले 40 साल से हर बार शासन बदलता था, लेकिन 1% वोट के गैप से वहाँ हो रहा है। मोटे तौर पर यह है कि लोगों ने फैसला कर लिया है कि कांग्रेस उनको पसंद नहीं है और मोदी जी की नीतियों में विश्वास है। इस तरह प्रचंड बहुमत दिया है। आप कहीं भी देखिए, हिंदुस्तान में चुनाव होते हैं 50% से वोट ज़्यादा आके सरकारें नहीं बढ़ती। गुजरात बहुत बड़ा स्टेट है और 52% से ऊपर लगभग वोट आए हैं। इस जीत को कोई छोटी जीत नहीं माना जाता। पूरा लोगों का जन समर्थन, आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और ये सेवा भाव से काम करने वाली पार्टी है। पहले की पार्टियां दी हुई मानसिकता रहती थी, वो मालिक बन के रहते थे। भारतीय जनता पार्टी एक सेवक बन के रहती है। वहीं यमुनानगर में भी कृषि निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता महिला बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने की। जिला सचिवालय में आयोजित इस बैठक में यमुनानगर जिला प्रशासन के सभी अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान जहां फरियादी कमलेश ढांडा के आगे भावुक होते नजर आए, तो एक बुजुर्ग महिला ने रोते हुए अधिकारियों पर सही बर्ताव न करने की बात कही, जिसके बाद राज्य मंत्री ने बैठक में जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतकर्ताओं के साथ ठीक से बर्ताव किया जाए। और जो शिकायत करते हैं, इसमें आज 19 शिकायतें थी, इसमें से 15 तो और 4 पेंडिंग, वो अगली मीटिंग के लिए रखी है, तो अगली मीटिंग देखिए। शिकायतें तो सारा तरह की चलती रहे हैं, ज़्यादा इतनी गंभीर शिकायतें नहीं थी। कोई बिजली से संबंधित था, कोई पुलिस की थी और कुछ शराब के ठेके को लेकर थी, वो सब सोल्व हो गई। और कुछ कोर्ट में केस से संबंधित थी, वो पेंडिंग। देखिए, व्यवहार तो अच्छा ही होना चाहिए। मैंने तो सभी अधिकारियों को बोल रहा है भी अगर कोई शिकायतकर्ता आपके पास आता है तो उनकी शिकायत सुने और उनसे आराम से बात करें। अब कोई भी शिकायत पहले तो दुखी है, अगर ऊपर से उसके साथ ठीक बात नहीं की जाए तो उसको डबल दुखी हो जाए। तो मैंने यही सभी को बोला कि जो शिकायत करता है ठीक से उनको डील करें, उनकी बात सुनें। कृषि निवारण समिति की बैठकों को समय समय पर आयोजित करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि जनता की समस्याओं का समय पर निपटारा किया जा सके, साथ ही जनता भी अपने जनप्रतिनिधि से रूबरू हो सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के बीच दिल्ली में स्थित हरियाणा भवन में एक अहम बैठक हुई और बैठक में अरावली को हरा भरा बनाने, नजफगढ़ ड्रेन के साथ गुरुग्राम जिले में हो रहे जलभराव की समस्या से किसानों को निजात दिलाने समेत कई विषयों पर चर्चा की गई। हरियाणा लगातार विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण मौजूदा सरकार की गंभीरता और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कड़ी मेहनत है। हरियाणा के विकास से जुड़े हर मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार दिल्ली का दौरा करते रहते हैं और संबंधित विभाग के मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होती रहती है। इन मुलाकातों के जरिए हरियाणा से जुड़े मुद्दों पर लगातार चर्चा होती है।
इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक बार फिर दिल्ली पहुंचे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ दिल्ली के हरियाणा भवन में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की मुलाकात हुई, जिसमें हरियाणा से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। ये बैठक कई मायनों में सफल रही और सौगात भरी रही। इस बैठक की अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार की तरफ से गुरुग्राम और नूह जिलों में बड़ी सफारी बनाने की योजना को स्वीकृति मिल गई है। केंद्र की मंजूरी के बाद उस पर क्षतिपूर्ति पौधारोपण का पैसा आएगा। नजफगढ़ ड्रेन के साथ होने वाले जल भराव की समस्या का भी जल्द समाधान होगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि समस्या के समाधान को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया है। हरियाणा और दिल्ली सरकार को साथ लेकर जल शक्ति मंत्रालय को कमेटी में शामिल किया गया है। अब कमेटी की देखरेख में ड्रेन में सफाई का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि लोगों को जल भराव से निजात दिलाई जाए और नजफगढ़ ड्रेन में जल प्रवाह का रास्ता इस प्रकार से हो कि हरियाणा और दिल्ली देहात के गांवों के रकबे में जल भराव न हो। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया, अरावली को हरा भरा बनाने, नजफगढ़ ड्रेन के साथ गुरुग्राम जिला में हो रहे जल भराव की समस्या से किसानों को निजात दिलाने और जंगल सफारी विकसित करने, इसकी जमीन की किस्म दर्ज करने, उसका एकत्रीकरण करने आदि सभी विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल चाहते हैं कि उस क्षेत्र के नौजवानों को रोजगार मिले, गांव का विकास हो, इको टूरिज्म आए, लेकिन उससे पहले जो आवश्यक कार्यवाही की जाती है उस पर भी विचार विमर्श हुआ। अरावली पर्वत श्रृंखला के महेंद्रगढ़ जैसे जिलों में हिस्से को कैसे हरा भरा रखा जाए, उस पर पौधारोपण कैसे किया जाए, इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ चर्चा हुई और इन विषयों पर मुख्यमंत्री का बहुत ही सकारात्मक रुख है। वहीं बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर जानकारी दी, हमारी सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आज हरियाणा भवन दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी के साथ राज्य के पर्यावरण संबंधी कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसमें कोई दो राय नहीं कि हरियाणा के विकास को लेकर मनोहर सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। अब जल्द ही अरावली में जंगल सफारी का काम शुरू हो जाएगा, जिससे प्रदेश को एक अलग पहचान मिलेगी। साथ ही रोजगार के नए अवसर के साथ साथ हरियाणा और ज्यादा हरा भरा नजर आएगा। वहीं पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए और किसानों और भूमिहीनों की आय बढ़ाने के लिए सरकार की प्राणवायु देवता योजना वरदान साबित हो रही है। क्या है ये प्राणवायु देवता योजना और कैसे मिलता है इसका लाभ, इस रिपोर्ट में आप देखिए। पर्यावरण में प्रदूषण आज देश के साथ साथ हर राज्य के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में जरूरत है कि इस वातावरण को स्वच्छ और साफ रखा जाए और इसमें सबसे बड़ी भूमिका है जनता की। हालांकि सरकार की तरफ से इस ओर कई सराहनीय कदम उठाए गए हैं। पेड़ों का कटान रोकना और वृक्षारोपण के लिए सरकार की तरफ से लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। वहीं भारत सरकार और राज्य सरकार समय समय पर छोटे किसानों और भूमिहीन मजदूरों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित करती रहती है, ताकि छोटे किसान और भूमिहीन मजदूर अपनी आजीविका आसानी से चला सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को समय समय पर लॉन्च किया करते हैं। इसी कड़ी में हरियाणा की मनोहर सरकार ने राज्य में किसानों के हित में एक और बेहतरीन योजना को तैयार किया है, जिसकी मदद से छोटे और भूमिहीन किसानों एवं मजदूरों की आमदनी बढ़ेगी और साथ ही उन्हें रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। इन्हीं में से एक और योजना क्रांतिकारी साबित हो रही है। हरियाणा सरकार ने प्राणवायु देवता योजना की शुरुआत की है। इस योजना के बारे में बहुत सी जानकारी है जो आपसे साझा की जा रही है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्राणवायु देवता योजना है क्या। हरियाणा सरकार की प्राणवायु देवता योजना के तहत 75 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूर्ण कर चुके पेड़ों को पेंशन दी जाती है। दरअसल सरकार की तरफ से उन किसानों व गरीब व्यक्तियों को इस योजना का लाभ दिया जाता है जो लगभग 75 साल से भी अधिक की आयु के पेड़ों की देखभाल करते हैं। प्राणवायु देवता योजना के अंतर्गत व्यक्ति को पेड़ की देखभाल करने के लिए 2500 रुपए सालाना पेंशन के तौर पर दिए जाते हैं।
जिससे पेड़ों के संरक्षण के साथ साथ पेड़ की सेवा करने वाले व्यक्ति को भी रोजगार मिलता है। इस योजना के उद्देश्य के बारे में बात करें तो प्राणवायु देवता योजना का मुख्य उद्देश्य पेड़ों का संरक्षण करना है। इस योजना से किसानों और भूमिहीन मजदूरों को लाभ तो होगा ही, साथ ही पेड़ों की कटाई पर भी रोक लगेगी। इसके अलावा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और हवा की गुणवत्ता भी सुधरेगी। मुख्य तौर पर पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए, राज्य में पर्यावरण और वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, रोजगार देने के लिए, हरियाणा के किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। हरियाणा सरकार की इस योजना में आवेदन करने के इच्छुक किसानों को योजना में आवेदन करने के लिए इन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। आवेदक का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा आवेदक का आधार कार्ड, आवेदक का राशन कार्ड, आवेदक का बैंक पासबुक की प्रति, आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक हो, इसकी जरूरत रहेगी। आइए आपको बताते हैं कि इस योजना के लिए आवेदन आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप भी हरियाणा सरकार की इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको अपने नजदीकी वन विभाग में जाकर कृषि अधिकारी से संपर्क करना होगा, जहां आपसे आपकी पूरी जानकारी पूछी जाएगी और फिर एक आवेदन फॉर्म भरने के लिए कहा जाएगा। ध्यान रहे कि सरकार की ये योजना सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो 75 साल से अधिक उम्र के पेड़ों की देखभाल करते हैं। इस योजना में जहां एक तरफ लोगों को तो लाभ होगा ही, साथ ही पर्यावरण को स्वच्छ रखने और पेड़ों को काटने की समस्या का समाधान भी इस योजना के जरिए हो रहा है। मतलब साफ है कि अगर पेड़ ज्यादा से ज्यादा होंगे तो वातावरण स्वच्छ रहेगा और प्रदूषण की समस्या का भी खात्मा हो सकेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है और ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग भी सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।